हेलो बच्चों। कल अपन ने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ रहे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ रहे थे और आज अपन फर्स्ट चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो अब कल अपन ने 30 तक क्वेश्चन किए थे, आज अपन क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपसे होने चाहिए बच्चों। 31 क्वेश्चन एक बार आराम से पढ़ो। द एंगल बिटवीन पी एंड ई फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पे लगने वाला आपका बल आघूर्ण यानी टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब पी और ई के बीच का एंगल कितना होना चाहिए। तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। और टो की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब थीटा कितना डिग्री हो, 90। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका डाइपोल मोमेंट होते हैं जो आपके नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। अगला सवाल, द फील्ड लाइन्स ऑफ ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली। आपको पता है कोई एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली आउटवर्ड होती हैं। कैसी होती हैं बताओ, रेडियली ऐसे आउटवर्ड होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आउटवर्ड होती हैं। अगर आपको नेगेटिव चार्ज के अगर नेगेटिव चार्ज के बारे में पूछता तो उसके लिए रेडियली इनवर्ड होती हैं, और पॉजिटिव चार्ज से रेडियली कैसी होती हैं बच्चों, आउटवर्ड होती हैं। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, गुजरात में आ चुका है और आपका यूपी में आ चुका है, राजस्थान में अभी तक नहीं पूछा है। क्या पूछा है, एट ए पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0। आर की पावर 0 का मतलब होता है कि इंटेंसिटी आर पे डिपेंड नहीं करती है। किसी की पावर 0 मतलब इंटेंसिटी उस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करेगी। अमोंग द फॉलोइंग, निम्न में से किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के शून्य घात का मतलब होता है दूरी पर निर्भर नहीं करेगी। अपन को पता है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, यानी इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और आपको पता है किसी भी डाइपोल के कारण इंटेंसिटी डिस्टेंस की क्यूब पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। और आपको पता है सीट के कारण इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। और लीनियर चार्ज के कारण आपको पता है इंटेंसिटी होती हैं 2k लैम्बडा अपॉन आर, यानी इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं। ये बच्चों चारों चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। आपको पूछे इंटेंसिटी बताओ आर की पावर -1 की प्रोपोर्शनल, अगर ऐसा पूछ ले आर की पावर -1 की प्रोपोर्शनल है तो कौन सा होगा, तो आपका होगा लाइन चार्ज। आर की पावर 0 के प्रोपोर्शनल है तो कौन सा चार्ज सीट हो जाएगी, आपकी इन्फिनाइट प्लेन सीट हो जाएगी। डाइपोल के कारण डिस्टेंस की पावर के -3 के प्रोपोर्शनल है, अगर प्रोपोर्शनल पूछे तो कितने हो जाएगा, -3 के। और आपका पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी आपकी प्रोपोर्शनल होती है आर की पावर -2 के। ये बच्चों सवाल पूछा जाएगा, देखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉइंट चार्ज के कारण या तो आप ऐसे बोलो, एक मिनट रुकना बच्चों, या तो आप ऐसे बोलो पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको तो बोलते हैं इन्वर्सली। या इसी चीज़ को अपन बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी आर की पावर -2 के प्रोपोर्शनल है। ये तो आपका हो गया 4 पॉइंट चार्ज। अब आपका अगर आपके डाइपोल के कारण इंटेंसिटी की बात करेंगे तो आप बोलोगे इंटेंसिटी डिस्टेंस की पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर आप ऐसे बोलोगे डिस्टेंस की पावर -3 के प्रोपोर्शनल है, या तो बोलोगे आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती हैं, या ऐसे बोल दो आर की पावर -3 के समानुपाती हैं। अगर आपका लाइन चार्ज है, कैसा चार्ज है बच्चों, लाइन चार्ज है, तो आप बोलोगे इंटेंसिटी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, या फिर इंटेंसिटी डिस्टेंस की पावर -1 के प्रोपोर्शनल है। और आपकी अगर एक कोई प्लेन सरफेस होगी, प्लेन एकदम कोई पतली सी प्लेन सतह होगी, प्लेन सरफेस के कारण इंटेंसिटी आर की पावर 0 के प्रोपोर्शनल होती हैं, इसका मतलब आर पे डिपेंड नहीं करती हैं। बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, होना चाहिए आपसे।
अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, विद्युत क्षेत्र रेखा किसके बारे में जानकारी देता है? फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल जानकारी देता है। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है जहाँ फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास में होगी, यानी जहाँ फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ फील्ड लाइंस आपके दूर दूर होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? वीक होगी। ये आपको पता है। जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं डेंसर होगी, सघन होगी, वहाँ पर आपकी तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जहाँ पर फील्ड लाइंस आपकी दूर दूर होगी, रेयर होगी, वहाँ पर आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? वीक हो जाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमज़ोर हो जाएगी। सेकंड, ये बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन की जानकारी देता है? बिल्कुल जानकारी देता है। इनके किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ये बच्चों किसी भी आवेश की प्रकृति या नेचर ऑफ चार्ज बताती हैं? बिल्कुल। अगर किसी पार्टिकल से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं तो ये आप अपने आप बता दोगे ये पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव है। अगर किसी पॉइंट में फील्ड लाइंस आके रुक रही हैं तो आप अपने आप बता दोगे ये नेगेटिव है। तो ये नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है, डायरेक्शन भी बताती हैं, फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सवाल अपने पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट। एक देखो क्या लिखा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। आपने एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, E=F/Q। इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज या एकांक। अगर मैं Q की वैल्यू 1 कर दूं तो E की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों? F के बराबर। तो वापस देखो, एकांक धनावेश पर, यानी एकांक धनावेश पे जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी फोर्स ऑन ए +1 कूलाम चार्ज, यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इंटेंसिटी के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? इक्वल होता है। वायु में बंद सतह रख के एकल धनावेश से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट इन एयर इन क्लोज सरफेस। बहुत आसान सवाल है बच्चों। कैसे? ये बोल रहा है कि एक एयर के अंदर, किसके अंदर बच्चों? एयर का मतलब वैक्यूम। एयर के अंदर एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर आपका कितना कूलाम चार्ज रखा हुआ है? एक 1 यूनिट कूलाम, 1 कूलाम चार्ज रखा है। बताओ इसके टोटल कितना फ्लक्स बाहर आएगा? तो गॉस लॉ से सिग्मा क्यू कितना हो जाएगा? 1/ε0। बहुत आसान सवाल है। टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज। विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है बच्चों? संरक्षित रहता है, या अपन कहते हैं कंजर्व्ड रहता है। आपको पता है ना तो अपन चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ना खत्म कर सकते हैं। और कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर अगर आज 50 कूलाम का चार्ज है तो 50 सालों के बाद भी कितना कूलाम रहेगा? 50 कूलाम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है बच्चों? कंजर्व्ड रहता है, यानी क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। बच्चों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों, ये अपने कल इसकी बात की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज स्पेयर कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। यानी एक आर, आपको पता है अंदर, तो आपको ये आपको ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आपको पता है कोई भी अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों? आपको पता है अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। फिर अचानक से क्या हो जाएगी? सरफेस पे एकदम रैपिडली इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और आपके बाहर के लिए वो आप तो किसकी तरह काम करेगी? एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी। और आपको क्या हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² आ जाएगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। फिर एकदम सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होती हैं बच्चों? सरफेस पे होती हैं। यानी इस कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 0। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? मैक्सिमम। और जैसे जैसे अपन सरफेस से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होती हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। R इंक्रीज होगा तो अपना E बार क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों आवेश, किसी आवेश क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर करती है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? E = KQ/R²।
किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। आपको पता है इलेक्ट्रिक आपका इसके कारण किसी भी डाइपोल की इंटेंसिटी डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली रिलेटेड होती है, तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हो जाएगा। अगला सवाल, ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी फेस इज। यानी एक आपका मान लीजिए क्यूब है, घन है, क्या बच्चों, घन है। ये आपका मान लीजिए एक क्यूब हो गया। वापिस सुनना बच्चों, ये आपका क्यूब क्या हो गया बच्चों, क्यूब हो गया। क्यूब के टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अगर इसके सेंटर पे एक मैंने चार्ज रख दिया क्यू, तो पूरे के पूरे क्यूब की 6 फेस होती हैं। पूरी 6 की 6 फेस से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा, Q/ε0। अपन को ये पूरे क्यूब से नहीं पूछा है, किसी एक साइड से, किसी एक फेस से पूछा है। तो टोटल 6 फेस से इतना निकलेगा, तो एक फेस से कितना निकल जाएगा, Q/6ε0। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये देख लेना, आया हुआ है बहुत बार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स एट दैट पॉइंट। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट आपको क्या बताती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताती हैं, डायरेक्शन। ये टेंजेंट कभी भी मैग्नीट्यूड नहीं बताती हैं, ओनली और ओनली डायरेक्शन बताती है। मैग्नीट्यूड तो कौन बताता है, अगर फील्ड लाइंस अगर पास पास में हैं, डेंसर हैं, तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा, दूर दूर हैं तो मैग्नीट्यूड कम। जबकि टेंजेंट ओनली और ओनली क्या बताती हैं, डायरेक्शन बताती हैं, मैग्नीट्यूड नहीं बताती हैं। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती हैं। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वो केवल दिशा देगी, उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देगी। अगला सवाल, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू एन डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट एंड द इक्वेटोरियल पॉइंट रिप्रेजेंट। आपको पता है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, एक्सियल पॉइंट पे, किसी भी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती हैं जो आपकी डाइपोल मोमेंट की होती है। तो एक्सियल पॉइंट पे तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 0। जबकि एक्वाटोरियल पे आपको पता है डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एक्वाटोरियल या अक्ष पे तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और एक्वाटोरियल या निरक्ष पे थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 0 और 180, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल। ये भी अपन ने पढ़ते हैं, जब भी किसी एक यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र में एक डाइपोल रखते हैं, तो डाइपोल किसी भी, जब भी एनी डाइपोल पुट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज कितना होता है बच्चों, 0। जबकि उस पर टॉर्क 0 नहीं होता है, फोर्स हमेशा 0 होता है, टॉर्क उस पर लगता है। तो याद रखना, यूनिफॉर्म फील्ड में जब भी अपन डाइपोल को रखते हैं, तो डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा कितना होता है, 0। जबकि डाइपोल कभी भी आपका 0 नहीं होता है, सॉरी, आपका टॉर्क कभी भी 0 नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ए होलो मेटल बॉल कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इज द। किसी आवेशित धातु के खोखले गोले के कारण किन बिंदु पर, आपको पता है मेटल के अंदर, वापिस सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मेटल का कोई भी होलो हो चाहे सॉलिड, कैसा भी आपका स्पेयर हो, चाहे खोखला हो चाहे आपका ठोस गोला हो, इनसाइड एवरेज ऑलवेज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती हैं, 0। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती हैं, इसके सरफेस पे। और बाहर ये किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की वजह से बाहर इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं। इसका ग्राफ भी ऐसा बनते हैं, 0 मैक्सिमम, बाहर डिवाइड होगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं सरफेस पे। अंदर के हर पॉइंट पे कोई भी कंडक्टर हो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे होलो हो, चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती हैं, 0 होती हैं।
आपको पता है द वैल्यू ऑफ द कुलाम्स कांस्टेंट के, आपको पता है कुलाम कांस्टेंट के की वैल्यू अपन कितनी मानते हैं 9 इंटू 10⁻9 nm स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये ऑप्शन बच्चों गलत हैं, ये मत करना, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 nm स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सिंपल सा आपको फॉर्मूला पूछ दिया कि एक मान लीजिए आपका इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके ऊपर चार्ज है, तो उससे आर डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी होगी, तो अपन निकालते हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन 2 के लैम्बडा अपॉन कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कूलाम में आवेश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं। ये अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं Q इक्वल टू एन। एन का मान कितना हो जाएगा, एक कूलाम है तो 1/1.6 इंटू 10⁻19। इसको आप सोल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आंसर आएगा। ये भी बढ़िया सवाल है। अगला सवाल, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुलाम इंटू मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन क्या बोल कहते हैं, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, किसी भी क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। किस पे रखा बताओ, तो आपको पूछा इससे कितना फ्लक्स पास होगा। आपको पता है यहाँ पर अगर इसके अंदर मैंने मान लीजिए रख दिया डाइपोल, डाइपोल का टोटल चार्ज हमेशा जीरो होता है, एक माइनस क्यू तो एक प्लस क्यू। तो क्यूब के अंदर का अगर आपका टोटल चार्ज कितना हो गया जीरो, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा जीरो, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर, आपको पता है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और बीच का डिस्टेंस भी हमेशा क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो कैसी होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगला सवाल, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ पी, आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी चार्ज आएगा वो हमेशा ई का इंटीजर मल्टीपल में होता है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आपको पता है क्वांटाइजेशन कहलाती है, क्वांटीकरण कहलाती है। अगला चीज़ ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड का डायरेक्शन, ये एक यूनिफॉर्म फील्ड दे रखी है आपको। यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर 3 आपको पॉइंट दे दिए और पूछ रहे हैं कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब भी यही होता है, इंटेंसिटी हर जगह क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। अगर यही सवाल अगर आपको ना पोटेंशियल का पूछता तब अच्छा होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती हैं। तो सबसे हाई पोटेंशियल बी का होता, फिर उसके बाद बी का होता, फिर ए का होता है। ये पोटेंशियल पूछता तो अच्छा सवाल बनता। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पूछा तो इंटेंसिटी सब जगह क्या होगी बताओ, बराबर, क्योंकि अपन फील्ड कैसी है यूनिफॉर्म। लाइन्स ना तो कहीं क्लोज है, ना कहीं दूर है, ना कहीं डेंसर है, ना कहीं रेयर है। तो आपको पता है हर जगह आपकी डेंसिटी ऑफ लाइन सेम है, तो फील्ड क्या होगी, सेम होगी। अगला सवाल, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ऑफ ए डाइपोल आर, किसी भी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जबकि इक्वेटोरियल पे होते हैं ऑपोजिट टू द आपके डाइपोल मोमेंट। तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कैसी होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, मतलब कैसी होती हैं, प्रति समांतर होती हैं। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, कि किसी भी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, गॉस लॉ क्या बोलता है, किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स उसके अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। ये तो कांस्टेंट है, तो मतलब फाई का वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सिग्मा क्यू। एक ही चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, उसका एल्जेब्रिक सम कितना है, बीजगणितीय योग कितना है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस पे डिपेंड करता है। अब बताओ, आपको एक है ना डायग्राम दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायग्राम दे दिया और आपको पूछ रहे हैं कि Q1 और Q2 है ना, बताओ कौन कौन सा हो सकता है। अगर आपको पता हो ना किसी भी चार्ज पे अगर फील्ड लाइंस आके रुक रही हैं तो इसका मतलब वो पक्का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर अगर मान लीजिए कन्वर्ज हो रही हैं यानी कहीं पर आकर रुक रही हैं, तो कहीं पर आकर रुक रही हैं तो वो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी फील्ड लाइंस रुक रही हैं तो ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। दोनों चार्ज कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अगला बच्चों, E.ds का मान कितना है, 0। तो इसके बारे में आपको बताना है। आपको पता है E.ds
ई डॉट डी एस कोई अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। अगर फ्लक्स जीरो है तो उसका मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फ्लक्स जीरो है इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है बच्चों, देखो ये एक सवाल थोड़ा बहुत समझा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स अगर मान लीजिए मैंने दे दिया +2 कूलम और एक दे दिया -2 कूलम, अंदर का टोटल चार्ज कितना है, जीरो। अगर इससे दो लाइंस बाहर जाएगी तो ये नेगेटिव वाला दो लाइंस कहीं से लेकर भी आएगा, इससे पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पर आकर रुकेगी, तो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स और आने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, इक्वल, और नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, the number of flux line entering the surface must be equal to number of flux line leaving the surface। आने वाला फ्लक्स बराबर जाने वाला फ्लक्स। अगला सवाल देखो, एक आवेश Q R त्रिज्या के गोलाकार का उससे सतह में परिबद्ध है। सतह की त्रिज्या दोगुना कर दिया तो निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। ए चार्ज Q इज एनक्लोज बाय ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R। इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए एक R रेडियस का स्फीयर है, उसके सेंटर पे एक चार्ज Q रखा है, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तुम बोलोगे Q/ε0। अब अगर मैं रेडियस डबल भी कर दूं तो उससे भी कितना निकलेगा, Q/ε0। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स द सम, चेंज होगा ही नहीं। अब बच्चों ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, आने के फुल चांस है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला, द चार्ज सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d और इनके बीच में F फोर्स लग रहा है। अगर इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 की एक प्लेट या लिक्विड में भर दूं तो अब बताओ इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा। R दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य F फोर्स लग रहा है, इसके मध्य अगर इनके बीच में अगर K = 2 का अगर कोई मैं मीडियम भर दूं तो कितना फोर्स लगेगा। तो आपको पता है बच्चों, सबसे ज़्यादा फोर्स हमेशा वैक्यूम में लगता है, मीडियम में फोर्स हमेशा कम लगता है। मीडियम में फोर्स इक्वल टू वैक्यूम या एयर में फोर्स अपॉन ε r भी लिख सकता है। और ε r को भी क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और कभी कभी ε0 की जगह किसका यूज, εr की जगह किसका यूज कर सकता है, k का। जब बताऊँ तो कितना हो जाएगा, पहले फोर्स F लग रहा है और लिक्विड भरूंगा तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है। तो अब बताओ नया फोर्स पुराने का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगला सवाल देखो बताऊँ, ये आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको डायग्राम दिया हुआ है और पूछा ए और बी में किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो देखो ए पर ये लाइंस क्या है बताओ, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर इनकी डेंसिटी लाइनें हैं दूर दूर हैं, यहाँ लाइनें पास पास हैं। तो जहाँ लाइंस पास होती है वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ दूर होती है वहाँ इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अगर इसी सवाल में आपको पोटेंशियल पूछता तो बढ़िया रहता, हाई पोटेंशियल से VA का मान VB से क्या होता, ज़्यादा होता। ये भी आप बता सकते हो। अब आपको नीचे 4 आपको डायग्राम दे दिए और पूछा इनमें से फ्लक्स का मान बताओ। पहले से कितना फ्लक्स निकलेगा, अंदर का कितना चार्ज है, 2Q/ε0, ये तो पहले से निकलेगा। दूसरे से बताओ टोटल सम करो, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, फिर भी कितना निकलेगा, 2Q/ε0 सेकेंड का। तीसरे से कितना निकलेगा, बाहर वाले से तो कोई मतलब है नहीं, केवल अंदर वाले से मतलब होता है, तो 2Q/ε0 तीसरे से उतना निकलेगा। चौथे में सर इससे बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, अंदर का करोगे सम तो 8 - 6 कितना निकलेगा, 2Q/ε0 निकलेगा। तो बताओ चारों का क्या निकलेगा, इक्वली फ्लक्स पास होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आपका सीधा गॉस लॉ का फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए कितना फॉर्मूला होता है, सरफेस के कारण σ/2ε0। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर distributed in a small volume. The flux of electric field through a surface of radius 10 cm surrounding the total charge of 20 volt into meter. The flux over a sphere of radius 20 cm will be, वो सेम सवाल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल क्या बोल रहे हैं कि एक आवेश है, यहाँ पर एक चार्ज है बच्चों। अगर मैं 10 सेंटीमीटर का स्पेयर लेता हूँ, कितने सेंटीमीटर का स्पेयर लेता हूँ बच्चों, 10 सेंटीमीटर का, तो उससे निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू 20 है। और अब क्या, अगर मैं इस रेडियस का मान है ना 20 कर दूं
तो भी बताओ अपन जब तक अपन चार्ज में चेंज नहीं करेंगे, रेडियस बढ़ाओ घटाओ, गॉसियन सरफेस की शेप या साइज को बढ़ाने से फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर छोटे वाले इस गॉसियन सरफेस से 20 निकल रहा है तो बड़े वाले से भी कितना निकलेगा, 20 ही निकलेगा, क्योंकि अंदर वाले चार्ज पे अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, अपन केवल फोकस क्या कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस की साइज बढ़ाने में। अगर गाउसीय पृष्ठ का आप आकार बढ़ाओगे घटाओगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा कि अंदर की चार्ज पे आप क्या कर रहे हो। अगर ये सवाल ऐसा बोलता कि मैंने रेडियस डबल कर दी और अंदर के चार्ज को भी डबल कर दिया, अगर चार्ज डबल होगा तो फ्लक्स डबल होगा, चार्ज आधा होगा तो फ्लक्स आधा होगा। गॉसियन सरफेस की साइज डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, आधी कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स में अभी भी कितना होगा, 20 वोल्ट इंटू मीटर। अगला सवाल सिंपल सा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछने का चांस है। आपको कोई अनंत रैखिक आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको लैम्बडा निकालना है। द इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे, तो आपको निकालनी है लैम्बडा की वैल्यू। तो ई का फॉर्मूला होता है 2k लैम्बडा अपॉन आर। यहाँ से लैम्बडा का फॉर्मूला सिंपल सा आ जाएगा ई आर अपॉन 2k। ई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 9 × 10⁴। आर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, चलेगा नहीं, मीटर में बदलो, 10⁻², 2 की जगह 2, के का वैल्यू 9 × 10⁴ कितना होता है, 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर जाएगा तो माइनस का -9 और -2 -11 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल, the transfer of integer number of is one of the evidence of quantization of electric charge, fill in the blank। ये fill in the blank सवाल का आया। आपको पता है कभी भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा तो वो हमेशा ई के इंटीजर मल्टीपल में होगा। और ई किसका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो ये सवाल क्या पूछना है, पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरण विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सूचक है। तो आपको पता है आपका कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी किसी का ट्रांसफ़र होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल में होता है। किसके इंटीजर मल्टीपल में होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होगा। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बताओ। एक एल भुजा का मान लीजिए आपका घन है, उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, फाई। अब आप क्या कर रहे हो बच्चों, घन का साइज तो बढ़ा रहे हो, 2L कर रहे हो, लेकिन अंदर के आवेश को आप आधा कर रहे हो। अब बताओ विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। द इलेक्ट्रिक एक क्यूब है, जब क्यूब की साइज छोटा क्यूब था, मान लीजिए L, इसकी प्रत्येक साइज का कितना था तो L, अंदर मान लीजिए आवेश Q था, तो कितना फ्लक्स निकल रहा था, पूरा Q/ε0। अब आप इसकी साइज कर दी डबल, यानी इसका आपने आकार बढ़ा दिया, आपने इसको क्या कर दिया बताओ, बड़ा कर दिया, और अंदर का चार्ज आधा कर दिया। तो साइज से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चार्ज आधा करोगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, निकलने वाला फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये आपके 66 क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट रिकॉल हो रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एक बार अच्छे से ट्राई करना, और कल अपन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर।